हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, इसके पहले मैंने चेकलिस्ट पे वीडियो बनाए थे। चेकलिस्ट ऑफ एक्सकवेशन, चेकलिस्ट ऑफ फुटिंग, प्लिंथ बीम, चेकलिस्ट ऑफ कॉलम, बीम और स्लैब की चेकलिस्ट पे भी मैंने वीडियो इसके पहले अपलोड किए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है चेकलिस्ट ऑफ मेसनरी वर्क। जब भी आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, आपको ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क शुरू करना होता है, तो उसके पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले, ब्रिक वर्क करते वक्त और ब्रिक वर्क होने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, मैं ये चेकलिस्ट द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये चेकलिस्ट से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। फ्रेशर इंजीनियर्स और स्टूडेंट को भी ये मेरे वीडियो का बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज एक नया वीडियो लाता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज रिलेटेड। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, चेकलिस्ट ऑफ मेसनरी वर्क। तो दोस्तों, मेसनरी वर्क में ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर का समावेश होता है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क में क्या क्या हमें चेक करना होता है। सबसे पहले देखेंगे प्री मेसनरी चेक्स। ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स हमें चेक करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है क्लीन इंटायर फ्लोर बिफोर स्टार्टिंग द लाइन आउट ऑफ मेसनरी। जब भी आपको किसी भी फ्लोर का, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं, फर्स्ट पे या थर्ड पे, फोर्थ पे, किसी भी लेवल के फ्लोर पे जब भी आप ब्रिक वर्क चालू करेंगे तो सबसे पहले वो पूरा एरिया जहाँ पे ब्रिक वर्क आ रहा है, जहाँ पे बांधकाम करना है आपको, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकंड, सीमेंट स्लरीज अप्लाई बिफोर लेआउट। तो लेआउट मतलब छाप काम, जहाँ पे ब्रिक वर्क आएगा आपका, वहाँ पे जो लेआउट करना होता है वो उसे छाप काम कहते हैं। तो वो जगह जब नीट एंड क्लीन हो जाती है तो वहाँ पे जहाँ पे आपको ब्रिक रखनी है, वहाँ पे पहले स्लैब के ऊपर सीमेंट स्लरी अप्लाई करना है। थर्ड है आरसीसी सरफेस हैक प्रॉपरली और बॉन्डिंग एजेंट अप्लाइड। तो दोस्तों, बांधकाम शुरू करने से पहले आरसीसी सरफेस जो भी होता है, कॉलम होगा आपका, दो कॉलम के बीच में बांधकाम आ रहा है, या फिर जब भी बांधकाम ऊपर बीम बॉटम को टच होगा तो वो आरसीसी सरफेस हो गया, तो वो हैक करके होना चाहिए। हैकिंग मतलब टाँचा मार के होना चाहिए। जनरली कॉलम या स्लैब कास्टिंग करने के बाद जब भी डी शटरिंग करते हैं तो उसके बाद ही तुरंत अप्लाई करते हैं हैकिंग को। लेकिन अगर आरसीसी सरफेस को टाँचा मारा हुआ नहीं है तो आपको चेक करना है कि बांधकाम शुरू करने से पहले वहाँ पे टाँचा मारा हुआ होना चाहिए। या फिर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाइड। तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, हैकिंग अवॉइड करती है और उसके बदले में एक बॉन्डिंग एजेंट या केमिकल होता है, उसको अप्लाई करना होता है। जैसे कि मैं 2006-2007 में हीरानंदानी कंपनी में काम करता था, वहाँ पे हैकिंग अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे हैकेट नाम का एक बॉन्डिंग एजेंट केमिकल आता था, उसको हमें अप्लाई करना पड़ता था। तो डिपेंड्स है कि आपकी कंपनी या आपके प्रोजेक्ट पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ग्रीन मोर्टार डैश अप्लाइड टू आरसीसी सरफेस। ग्रीन मोर्टार डैश अप्लाइड मतलब जो आरसीसी सरफेस है उसको टाँचा मार के होने के बाद वहाँ पे आपको छाट मारना है। मतलब जो मोर्टार होता है उसको पहले अप्लाई करना होता है सरफेस पे, उसे छाट बोलते हैं। आगे देखते हैं आगे कौन से पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, देखने हैं। ब्रिक सोक इन वाटर फॉर 15 मिनट्स। जब भी बांधकाम शुरू करना है आपको तो उसके 15 मिनट पहले ईंट जो होती है उसको पानी के ड्रम में भिगो के रखना चाहिए। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ईंट जो होती है वो मिट्टी की बनी होती है, क्ले से बनी होती है, तो वो पानी वाटर ऑब्जर्व करती है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से वाटर में सोक नहीं करेंगे, भिगो के नहीं रखेंगे, तो क्या करेगी, जो मोटर में आपका वाटर मिक्सिंग हुआ है, माल के अंदर का जो पानी है वो ईंट सोख लेगा और आपका जो मोटर है वो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसके लिए कभी भी बांधकाम चालू करने से पहले आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है कि ईंटों को पहले 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखें ड्रम में।
और ब्लॉक वेटेड बाय स्प्रिंकलिंग एज स्पेसिफाइड। अगर आपका ईंट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, अगर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक को भी वाटर से स्प्रिंकलर करना है, हल्का हल्का पानी उस पर छिड़कना है। दोस्तों छिड़कना इसके लिए है क्योंकि जब भी ब्लॉक आपके साइड पे आता है तो ट्रांसपोर्ट में आपके साइड पर जब भी आप जगह पे शिफ्टिंग करते हैं तो उस पर बहुत सारा डस्ट बैठा हुआ होता है, तो वो डस्ट को निकालने के लिए ब्लॉक पे हल्का पानी स्प्रिंकलर करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रे और बंड मेड अवेलेबल एट मेसनरी लोकेशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप बांधकाम शुरू करेंगे तो वहाँ पे मोर्टार जो मिक्स होना चाहिए वो ट्रे में या बंड में होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि बंड क्या है। तो बंड ये ऐसा है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्लोर्स पे बांधकाम चालू रहता है और ट्रे की कमी होती है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, चारों तरफ से ईंटों का बांधकाम करके एक बंड वॉल जैसा एक एक थर का बनाना होता है, उसके अंदर ही मोर्टार मिलाना होता है, उसे बंड कहते हैं। तो बांधकाम चालू करने से पहले आपको देखना है कि वहाँ पे ट्रे अवेलेबल है क्या, अगर नहीं है तो बंड बनाने को आपको बोलना है मिस्त्री को। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड साइज ऑफ फर्मा मेड अवेलेबल फॉर बैचिंग ऑफ सैंड। तो बांधकाम करने के लिए जो मोटर मिक्स किया जाता है, जो माल मिलाया जाता है, उसका फार्मा होना चाहिए। पहले ज़्यादातर फार्मा यूज़ करते थे, अभी क्योंकि सैंड जो है वो लूज़ आती थी, अभी पैकिंग में आती है, बैग्स में आती है, तो फार्मा ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। 1:6 का रेशो होता है, तो 1 बैग सीमेंट डाल देते हैं और 6 बैग सैंड का डालते हैं। तो फार्मा की आज की तारीख में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे लूज़ सैंड यूज़ होते हैं वहाँ पे फार्मा होना चाहिए ताकि आप मिक्स प्रोपोर्शन मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड साइज ऑफ कैन टू मेजर वाटर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप माल मिक्स करते हैं तो रेशो अगर आपको मेंटेन करना है तो पानी भी बराबर मेजर करके ही डालना चाहिए। कैसे भी पाइप चालू कर दिया, छोड़ दिया, माल बह रहा है, पानी बह रहा है, स्लरी निकल रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो मिस्त्री को बता के रखना चाहिए 5 लीटर का कैन होता है वो अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप बांधकाम के लिए माल मिक्स करें। दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको क्वालिटी फिनिशिंग लाने के लिए यही पॉइंट्स काम में आने वाले हैं। 9th पॉइंट है हमारा ऑल रिक्वायर्ड टाइप्स ऑफ टूल्स अवेलेबल विथ मेसन। जो भी मिस्त्री होगा उसके पास वलंबा, थापी, मुठिया, रेकर पट्टी, ब्रूम, झाड़ू, ये सब कंपलसरी होना चाहिए। मेजर टेप होना चाहिए। पता चला उसके पास प्लम ही नहीं है तो कैसे काम करेगा, तो ये सब टूल्स उसके पास होने चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है चेकिंग डन एज पर आर्किटेक्चर ड्राइंग। तो कभी भी बांधकाम शुरू करने से पहले आर्किटेक्चर ड्राइंग आपके हाथ में होना चाहिए। आर्किटेक्चर ड्राइंग में दिया होता है कि कौन सा फेज से बांधकाम लेना है, डायमेंशन क्या रहेगा, कितने का बांधकाम करना है, 4 इंची करना है, 6 इंची का करना है, वो सब डिटेल्स ड्राइंग में दिया रहता है। तो इसके लिए कभी भी बांधकाम चालू करने से पहले आर्किटेक्चर का ड्राइंग आपको केयरफुली रीड करना है। तो दोस्तों ये थे पॉइंट्स जो हमें बांधकाम शुरू करने से पहले चेक करने हैं। अभी आगे देखते हैं ड्यूरिंग मेसनरी चेक्स। तो बांधकाम शुरू करते वक्त क्या क्या हमें चेक करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों डायमेंशंस एंड डायगोनल ऑफ रूम चेकिंग आफ्टर फर्स्ट लेयर डन। जब भी आप बांधकाम शुरू करते हो, पहला लेयर जब भी प्लेस करते हो, लेआउट करते हो, पहला लेयर जो आप बांधकाम का नीचे बिछाते हो उसको लेआउट कहते हैं या साइट लैंग्वेज में छापकाम बोलते हैं। तो जब भी फर्स्ट लेयर आप बिछाओगे तब आपको रूम का डायमेंशन और डायगोनल चेक करना है एज पर ड्राइंग है कि नहीं। सेकंड है मोर्टार बीइंग यूज विद इन 90 मिनट्स ऑफ प्रिपरेशन। बांधकाम शुरू करने से पहले 90 मिनट के अंदर ही आपको वो माल बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे माल बना के रख दिया है और दोपहर के बाद बांधकाम शुरू किया और वो मोर्टार वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जब भी बांधकाम शुरू करना है तभी आपको मोर्टार बनाना है, माल मिक्स करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक और ब्लॉक वर्क शुड बी इन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड प्लम। तो बांधकाम जो भी करना है, ब्रिक का करो या ब्लॉक का करो, वो प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए, प्लम में होना चाहिए। प्रॉपर मिस्त्री के पास वलंबा होना चाहिए, लाइन डोरी होना चाहिए, अलाइनमेंट लेवल सब चेक करना चाहिए। स्किल मिस्त्री होना चाहिए बांधकाम करने के लिए, तभी आपका फिनिशिंग वर्क दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट थिकनेस हॉरिजेंटल
और वर्टिकल मेंटेन प्रॉपरली। तो ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क जब भी आप करेंगे तो जो जॉइंट्स आते हैं, जो जिसको सांधा बोला जाता है, वो जॉइंट्स प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 10 mm का है, दूसरा 20 mm का है, तीसरा 25 mm का है, फिर 5 mm का है। प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। आगे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वर्टिकल और हॉरिजेंटली जॉइंट्स कैसे मेंटेन करना है। ये देखिए दोस्तों, ब्रिक एंड ब्लॉक वॉल जॉइंट फिनिशेस। देखिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से फिल किए गए हैं। एक यूनिफॉर्म है जॉइंट में, 10 mm है तो 10 ही mm है हर जगह पे। तो ये फिनिशिंग आपको मेंटेन रखनी है साइड पे। अगर आप स्किल मेसन से काम करा रहे हो तो आपको इतना डीपली ये समझाने की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई अनस्किल्ड मेसन होगा तो वो आपके बांधकाम की वाट लगा के रख देगा और उसकी वजह से आपको 2 बातें सुननी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है रेकिंग एंड साइमल्टेनियसली ब्रूमिंग ऑफ जॉइंट्स डन। जैसे हमने देखा कि जॉइंट्स जो मेंटेन करने होते हैं, वैसे वो जो रेकिंग्स होते हैं उनको ब्रूमिंग करना होता है। ब्रूमिंग मतलब झाड़ू मार के जो बांधकाम आपने खड़ा किया है उसको झाड़ू मारना है, साफ झाड़ू मार के वो जो लूज सैंड होती है जो बाहर की तरफ आती है वो उनको क्लीन करना होता है। नेक्स्ट है ब्रिक कोर्स लेड ट्रूली हॉरिजेंटल एंड ट्रूली वर्टिकल। बांधकाम कभी भी प्रॉपर तरीके से हॉरिजेंटल होना चाहिए और पूरा वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल के लिए तो हम लोग प्लम यूज़ करेंगे, वो लंबा यूज़ करेंगे, तो हॉरिजेंटल के लिए हमको लाइन चेक करना होता है, लाइन डोरी बांधनी होती है। तो बांधकाम हमेशा हॉरिजेंटली और वर्टिकली यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्टेड इन अ डे नॉट मोर देन 1 मीटर। तो एक दिन में 1 मीटर का ही बांधकाम आपको उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 4 फीट, उससे ऊपर आपको बांधकाम नहीं उठाना होता है। आप एज पर साइट कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर हाइट उठा सकते हो बांधकाम की, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आरसीसी बंड या पार्टली जिसे बोलते हैं, इज प्लेस इन मेसनरी एज 1 मीटर एप्लीकेबल फॉर 4 इंची थिकनेस वॉल। यह एक कॉमन प्रैक्टिस है दोस्तों कि जब भी आप 4 इंची की थिकनेस की बांधकाम वॉल उठाते हो तो आपको एक पार्टली देना पड़ता है। बीच में एक लिंटल टाइप होता है, एक बीम की तरह होता है जिसे बंड भी बोला जाता है। साइड पर उसे पार्टली कहा जाता है। उसमें रिइंफोर्समेंट भी स्टील भी प्लेस किया जाता है। तो हर 1 मीटर पे या 1200 पे आपको आरसीसी बंड या पार्टली मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट्स बिटवीन आरसीसी फ्रेम एंड ब्रिक मेसनरी केप्ट एट 20 mm। तो दोस्तों आरसीसी फ्रेम भी कभी कभी प्रोवाइड किया जाता है दरवाजे के लिए, तो वहाँ पे और बांधकाम का जो मेसनरी काम किया होता है उसके बीच में 20 mm का आपको जॉइंट मोर्टार देना होता है। और जब भी कभी आपका बीम बॉटम के नीचे बांधकाम जब भी बीम को टच होता है तो वहाँ पे भी 20 mm का आपको जॉइंट मोर्टार रखना होता है। बाद में उस पर खड़ी प्लेस करनी होती है ताकि क्रैक्स डेवलप ना होए। नेक्स्ट पॉइंट है लिंटल एंकरेज एंड बेयरिंग एडेक्वेट। तो दोस्तों लिंटल जब भी आप प्लेस करते हैं बांधकाम के ऊपर, डोर फ्रेम के ऊपर आपको लिंटल प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसका एंकरेज और बेयरिंग एडेक्वेट होना चाहिए। एंकरेज मतलब उसका जो स्टील है वो अगर बाजू में आरसीसी कॉलम है आपका तो उसमें प्रॉपर तरीके से ड्रिल करके वहाँ पे लिंटल का स्टील अंदर तक जाना होना चाहिए। और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी मतलब उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि उसके ऊपर भी अगर आप बांधकाम करते हैं तो वो ईजीली लोड ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टूथ जॉइंट प्रोवाइड वेयर रिक्वायर्ड। अभी टूथ किसे बोलते हैं, उसे टूथिंग बोला जाता है, साइड पे दाता बोला जाता है। तो टूथिंग आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे एक इमेज लेकर आ रहा हूँ। उसके पहले समझाता हूँ कि टूथिंग क्यों दिया जाता है। जब भी आप एक वॉल खड़ी करते हैं और मान लीजिए कि उसके बाद में एक वॉल आने वाली है लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे हमको एक्सेस नहीं है, काम करने के लिए जगह है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग टूथिंग करके छोड़ सकते हैं या फिर दाता निकाल के रख सकते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी कभी हम लोग इन फ्यूचर वहाँ पे वॉल खड़ी करने जाएंगे तो हम वो टूथिंग के द्वारा या जो दाता छोड़ा हुआ है वहाँ पे अच्छी तरह से बॉन्डिंग दे सके ताकि दोनों वॉल की स्ट्रेंथ बरकरार रहे। या फिर आपको कभी एक फ्लोर पे एक बड़ी वॉल खड़ी करनी है लेकिन आज एक दिन में खाली उतनी लेंथ की आपको करनी है और दूसरे दिन आपको नई वॉल उसको कंटिन्यू करनी है, तब भी आप वहाँ पे टूथिंग छोड़ सकते हैं, दाता छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये है
टूटिंग का एक इमेज जिस वॉल पे दाता छोड़ा गया है। तो आपको एक दिख रहा है अल्टरनेट ईंट छोड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस एरिया में जहाँ पे दाता छोड़ा हुआ है वहाँ पे जब भी ब्रिक वर्क करेंगे तो आपको आसानी होगी दोनों वॉल एक जान करने में। इससे दोनों वॉल की बॉन्डिंग और दोनों वॉल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। तो इसे टूथिंग कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको टूथिंग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है पोस्ट मेसनरी चेक्स। तो हमने शुरू में देखा कि मेसनरी शुरू करने से पहले क्या चेक करना है, मेसनरी बांधकाम करते वक्त हमको क्या चेक करना है, अभी बांधकाम होने के बाद हमें क्या चेक करना है, ये हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे। डेट डिस्प्ले टू मॉनिटर क्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर लेइंग ऑफ मेसनरी। तो दोस्तों जब भी आपका एक दिन का बांधकाम ख़त्म होता है तो वहाँ पे कोई भी एक सेंटर में एक जगह चुनना है आपको कि वहाँ पे आप माल या मोर्टार अप्लाई करके उसको फिनिश करके उसके ऊपर आपको एक डेट लिखना होता है। डेट आपको इसके लिए वहाँ पे मेंशन करना है ताकि आपको उस वॉल का क्यूरिंग पीरियड मेंटेन करने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरिंग ऑफ ब्रिक मेसनरी कैरी आउट फॉर मिनिमम 7 to 10 days आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो बांधकाम जब भी करना है आपको तो आपको उसके बाद 7 से 10 दिन तक उसका क्यूरिंग करना है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है केसिंग ऑफ ग्रूव्स डन एज स्पेसिफाई। तो दोस्तों मैंने ग्रूव कटर मशीन के बारे में एक पिछले वीडियो में बताया था कि दीवार पे झरी मारने के लिए ग्रूव कटर मशीन यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपका प्लम्बिंग के पॉइंट्स या इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स आएंगे दीवार पे तो ग्रूव कटर मशीन से आपको वो झरी मारना है या केसिंग करना है। अगर साइड पे कोई छेनी या थोड़ी सी डायरेक्ट दीवार को तोड़ रहा है तो उसको मना करना है आपको। लास्ट पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस नॉट फिक्स बैक टू बैक इन 4 इंची वॉल। अगर आप बैक टू बैक रखोगे मतलब एक ही दीवार में आगे और पीछे दोनों बाजू अगर 4 इंची का बॉक्स लगाएंगे तो दीवार का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देते हुए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने कवर किया है कि बांधकाम शुरू करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बांधकाम करते वक्त क्या हमको चेक करना है और बांधकाम होने के बाद क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा अगला वीडियो BBS के ऊपर आ रहा है दोस्तों जो कि मराठी में रहेगा। उसके बाद में हिंदी में उसी वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।